Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am discussing about the next topic which is national income at current prices and constant prices. अब constant और current prices होता क्या है? जैसे कि आपको सपोज हम बात करते हैं कि करंट प्राइस जैसे हमने मार्कर की वही बात करी कि यह मार्कर अभी करंट में कितने रुपए बिक रहा है, हमने बोला 20 रुपए का। अब इसकी कंपेरिजन हम अगर इस साल से करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? हमें कंपेरिजन के लिए कम से कम 2 डाटा चाहिए होता है। तो फटाफट हम बात करते हैं नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस। जब हम राष्ट्र की आय को करंट प्राइसेस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आपको याद रखना है कि इफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द ईयर आर वैल्यूड एट करेंट प्राइसेस। जब हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं एक इकोनॉमी में, उसको जब हम करंट प्राइसेस पे मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। जैसे हमने बात करी कि हमने इस साल प्रोडक्शन किया 100 अब यूनिट्स कुछ भी ले लो, केजी ले लो या क्विंटल ले लो, और उसका जो प्राइस था वो आपका था 10 रुपीज़ का। इसका मतलब आपकी जो नेशनल इनकम आई, आप इन दोनों को इंटू कर दीजिए, आपका 10,000 का नेशनल इनकम आ गया। हमने टोटल प्रोडक्शन की बात करी है इकोनॉमी में, लेकिन आपको कंपेयर करना है कि यह प्रोडक्शन जो है अच्छा है या बुरा है या किस प्रकार से है, बड़ा है या कम हुआ है। आपको कभी भी दो डेटा को कंपेयर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का डेटा मिलना आवश्यक है। जब तक आपको प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं मिलेगा आप निश्चित तौर पे शायद कंपेयर नहीं कर सकते, क्या कर ही नहीं सकते। जैसे हम बात करें, अगर इसी बात को देखते हैं, अगर प्रीवियस ईयर में आपका प्रोडक्शन भी 1000 था जबकि उस समय प्राइस आपका 5 रुपीज़ था, तब आपका नेशनल इनकम आएगी 5000। अब आप बोलोगे क्या रियल में आपकी ग्रोथ हुई? तो आप बोलोगे जी सर पहले तो 5000 थी, अब कितनी हो गई 10,000। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में आपको देखा जाए तो कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है, सिर्फ आपको इन्फ्लेशन की कंडीशन को सामना करना पड़ा है। यानी प्राइस आपके 5 से 10 हो गए लेकिन आपका एक्चुअल में प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। तो बात समझ में आ रही है कि जब हम नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस पे निकालते हैं तो यहाँ पे इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम, यानी मौद्रिक, सिर्फ मनी के बेस पे हमने जो प्राइस के बेस पे ही उसको कैलकुलेट कर रखा है। फिर हम बात करते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। जब आप प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यूएशन किसी कांस्टेंट ईयर के बेस पे, यानी किसी बेस ईयर को मान करके, जैसे हमने देखा कि आपने जो इस साल का कंपेरिजन कर रहे हो वो प्रीवियस ईयर किसी एक को बेस ईयर मान लिया है, उसके बेस पे कंपेरिजन कर रहे हैं, यानी वहां से देखोगे क्या हमारा एक्चुअल में ग्रोथ हुआ है। तो इस प्रकार के जब भी आप किसी इनकम को यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइसेस, बेस ईयर का मतलब है कि आप किसी प्रीवियस ईयर के प्राइस पे कंपेरिजन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल बना रखी है, यहाँ पे ईयर 11 एंड 12 को ले रखा है, जो कि प्राइस दे रखी थी 11 में 10 रुपीज़ थी, 12 में 12 रुपीज़ होगी, ठीक है। अब इस समय प्रोडक्शन आपका 100 इस तरफ भी था, इस तरफ भी 100 था। तो अब जब आपको बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस पे निकालने के लिए, तो आपको कंपेरिजन करने के लिए आपको एक यानी 10 रुपीज़ को कांस्टेंट मान लेना होगा। और जब 10 रुपीज़ को आप कांस्टेंट मान लेंगे तो अब आप इसमें कंपेरिजन करोगे ना तो आपको दिख रहा होगा कि कोई कंपेरिजन में चेंज नहीं हुआ है। यानी आपका इसके कंपेरिजन में देखा जाए प्रोडक्शन से जीडीपी जो भी आपकी वैल्यूड होकर के आएगी वो भी 1000 है, और यहाँ से अगर देखा जाएगा तो ये भी क्या है 1000 आएगी। इसका मतलब आपका एक्चुअल में कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है। यानी हम कह दें जब तक हमारा प्रोडक्शन में यहाँ पे ग्रोथ अगर 120 नहीं होता, जब 120 हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, अब अगर हम देखें कि बेस ईयर यानी हमने 10 यानी 11 के जो भी प्राइस थे उसको हमने बेस ईयर माना है, इसका मतलब इससे प्रोडक्शन का इंटू करके अगर आप इनकम निकालना चाहो यानी प्रोडक्शन निकालना चाहो तो वह आपका 1000 है। और 12 का यानी ईयर 12 का भी आप लोग अगर देखना चाहते हो कि क्या इसमें ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, तो आप इसका बेस ईयर 10 को लेकर के प्रोडक्शन से इंटू करेंगे, यानी 120 का प्रोडक्शन देख रहे हो यहाँ पे,
तो जब आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ जो हमारी नॉमिनल जीडीपी होगी, ये आपकी क्या हो, आपकी यहाँ पे देख रही है ये नॉमिनल जीडीपी है, और आपकी यहाँ पे रियल जीडीपी जब निकालोगे ना, रियल जीडीपी जो निकलेगी वो बेस ईयर के बेस पे निकलेगी, यानी 10 से 100 का यानी 1000 होगा, और यहाँ पे जब आप निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा 1200। इसका मतलब है कि जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो रियल जीडीपी में तभी ग्रोथ आता है, और जो आपकी नॉमिनल जीडीपी होती है वह प्राइस के कारण ही चेंज हो जाती है, जिसको हम लोग ट्रू इंडिकेटर नहीं कह सकते। जो कि आपको, जैसे सपोज मैं आपकी किसी इनकम की बात करूं तो इनकम में कहीं ना कहीं अगर ये मार्कर, मैंने 5 मार्कर प्रोड्यूस किए थे और 5 पिछले साल भी किए थे, 5 इस साल भी किए, तो मेरा प्रोडक्शन में कुछ चेंज नहीं हुआ, बताइए मेरा रियल में कुछ मेरे ग्रोथ हुई? नहीं कह सकते कि उसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है। जब तक मैं कह दूं कि मेरा रियल में ग्रोथ क्या है, जब तक मेरा कंट्री का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, यानी प्रोडक्शन का मतलब है कि जब हम लोगों की कंट्री का एक्चुअल में ग्रोथ होता है वो है आपके कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो वही आपका ट्रू इंडिकेटर है ग्रोथ का। फटाफट हम देखते हैं कि क्या इसके कुछ डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहा है। क्या लिखा हुआ है नॉमिनल नेशनल इनकम में? बता रहा है कि इट इज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज कैलकुलेट एट द करेंट ईयर प्राइसेस, जो कि आपके करंट ईयर के बेस पे, प्राइस ऑफ करंट ईयर के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। इसको आप लोग नॉमिनल, जो कि अभी हमने पढ़ा भी है। फिर यहाँ पे दे रखा है रियल नेशनल इनकम, यानी हम लोग जब करंट ईयर बेस पे निकालते हैं उसको नॉमिनल नेशनल इनकम के नाम भी से भी जान सकते हैं, और जो आपका कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं उसको हम लोग रियल नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं। यानी आपको एक्चुअल में अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो किसी एक ईयर को बेस ईयर मानना होगा, और उसके बेस पे ही हम लोग इसके साल के प्रोडक्शन को इनटू कर करके वहां से एक्चुअल में इनकम कितनी है उसको हम जान सकते हैं। तो फटाफट आपको देखना है, यहाँ पे दे रखा है रियल नेशनल इनकम, ये वो मनी वैल्यू होती है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसको हम लोग करंट नहीं, इसको कांस्टेंट यानी किसी बेस ईयर के प्राइस पे मेजर करते हैं, किसी ईयर को हम लोग बेस ईयर मानते हैं, उसके बेस पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर आपका इम्प्लीकेशन कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम जानते हैं नॉमिनल इनकम कैन इंक्रीज विदाउट इंक्रीज इन आउटपुट। जो आपकी नॉमिनल इनकम है, सपोज मान लीजिए कि आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे आपकी आउटपुट में इंक्रीज ना हो, आउटपुट आपका 100 ही हो, 100 ही हो 2 ईयर का, यानी आपने यहाँ देखा ना 11 में कितना था, 12 में कितना था। अगर आपका यहाँ प्रोडक्शन में सपोज इंक्रीजमेंट नहीं होता, ठीक है, जब प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट नहीं होता लेकिन फिर भी आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वो ग्रोथ, यानी आपकी इंक्रीज हो जा रही है, आपको दिख रहा है कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है, जबकि एक्चुअल में ग्रोथ कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन आपका सेम है। तो हम उसको, जब प्रोडक्शन आपका उतना ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा, तो आप वहाँ पे क्या कह सकते हो कि वह एक्चुअल में ग्रोथ नहीं है। तो यह जो नॉमिनल इनकम होती है वह बिना किसी आउटपुट के इंक्रीज होने के बावजूद इंक्रीज हो जाती है। आउटपुट में चेंज यानी इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसमें आपको इंक्रीज दिख जाता है। फिर बोल रहा है लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है जब तक आपका एक्चुअल में क्या नहीं होगा, राइज इन आउटपुट, फाइनल आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जब तक आपकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीजमेंट नहीं होगा तब तक आपकी रियल जीडीपी या रियल इनकम जो होती है वो भी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि यह आपकी बेस ईयर के अकॉर्डिंग ही चलती है। यानी बेस ईयर हम किसी ईयर को मान लेते हैं और इसी प्राइस से ही हम इसको भी इंटू करते हैं, इससे भी इंटू करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि जो हमारी रियल जीडीपी होती है वो डिपेंड करती है कि प्रोडक्शन अगर आपका बड़ा होगा तभी बढ़ेगी, अन्यथा वो बढ़ेगी नहीं, यानी इंक्रीजमेंट नहीं होगा। फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो ये इंडिकेटर, यानी ये क्या इंडिकेट करती है, यह आपका ट्रू इंडिकेटर नहीं होता है। यह आपको इकोनॉमी का अगर डेवलपमेंट देखना है, इकोनॉमी ग्रोथ देखनी है, तो वह आपका ट्रू इंडिकेटर नहीं होता है, क्योंकि यह आपको करेंट ईयर प्राइस के बेस पे निकाल जा सकते हैं। यानी आपकी अगर प्राइसेस बढ़ गई हैं तो आपको हो सकता है कि ये जो नॉमिनल नेशनल इनकम है वह आपकी हाई शो हो रही हो, यानी बहुत तेज दिख रही हो कि हाँ बहुत ज़्यादा इनकम हो रही है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर रियल नेशनल इनकम आपकी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब है कि आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ है, और आउटपुट आपका एक ट्रू इंडिकेटर होता है कि हाँ हमारा इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको।
फिर आपको कंपैरिजन बात करें कि कंपैरिजन किस अकॉर्डिंग पे बेस पे करते हैं, यानी इसका कंपैरिजन क्या हम कर सकते हैं, इसके बेस पे कंपैरिजन करते हैं। आप कंपैरिजन किसका करना, हमने कहा अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे होगे ना, तो आपको अपने किसी पिछले साल की अगर परसेंट से आप कंपेयर करो, तब तो आपको एक्चुअल में अपना क्या मिलेगा कि हाँ मेरा कुछ ग्रोथ हुआ है। सपोज आपको क्या हुआ कि आपके मैक्सिमम मार्क्स को इंक्रीज कर दिया जाए। जैसे मैंने कहा कि आपके पहले जो 500 में से थे क्लास 10th में, आपके 5 आउट ऑफ 500 में से आपने 400 मार्क्स गेन करे थे, ठीक है। और आप इस साल में क्या देखो यहाँ पे 1000 में से अगर आप 700 क्या कर लो, आप गेन कर लो, तो क्या एक्चुअल में यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मतलब बड़ी वैल्यू हो जाने से क्या आपका एक्चुअल में ग्रोथ हुआ है? तो आप इसको कह दोगे कि बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक्चुअल में भली छोटी वैल्यू है, लेकिन यह आपका क्या दिख रहा है कि इसमें ग्रोथ ज़्यादा है। बड़ी वैल्यू यानी महंगाई बढ़ने से, कोई चीज़ की वैल्यू बढ़ा देने से उसका एक्चुअल में ग्रोथ नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आपको एक्चुअल में ग्रोथ देखना है तो आप इसको परसेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करके देख सकते हो कि हाँ हमारा एक्चुअल में ग्रोथ मिल रहा है, हम एक्चुअल में ग्रोथ कर रहे हैं। यानी बड़ी वैल्यू का मतलब होता है कि आपकी प्राइस में चेंज हो जाने के कारण आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ हमारा ग्रोथ हो रहा है, इसलिए नॉमिनल नेशनल इनकम होता है तो इसको हम लोग ट्रू इंडिकेटर नहीं बोलते हैं, और ना ही इसको हम लोग कंपेरिजन के लिए यूज करते हैं। चाहे आपकी कंट्री की कंपेरिजन हो, चाहे आपको फॉरेन कंट्री यानी इंटरनेशनल लेवल पे कंपेरिजन करना हो। बट जबकि रियल नेशनल इनकम क्या होती है, एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग इसको कंपेयर के लिए यूज करते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्या हाँ एक्चुअल में हमारा अगर ग्रोथ हुआ है तो हम लोग एक कंट्री को उसके अनदर साइड से यानी कंट्री से उसी कंट्री की जो ग्रोथ रेट होती है उसको भी हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं कि पिछले साल से इस साल का इंक्रीजमेंट देखा गया है या नहीं देखा गया है। साथ ही साथ हम इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपेरिजन करते हैं, किसके माध्यम से, रियल नेशनल इनकम के माध्यम से। अब बात करते हैं कि एक प्राइस इंडेक्स क्या होता है। प्राइस इंडेक्स आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है, अगर आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बहुत ही बेहतर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसके नोट्स भी बना लीजिएगा। फिर बात करते हैं कि क्या प्राइस इंडेक्स होता क्या है। प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है वो आपकी प्राइस को बताता है, एक आंकड़े निकालता है कि क्या एक्चुअल में आपके प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो कितने % इंक्रीज हुआ है। जैसे हम बात करें कि हमारे करंट ईयर की प्राइस जो है वो है 150, ठीक है, करंट ईयर की प्राइस कितनी है 150 मान लीजिए, और जो आपने बेस या जिस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हो, यानी हम मान लेते हैं कि आपने ये 11 का लिखा है हुआ है और आप कंपेरिजन कर रहे हो 2005 से, उस ईयर की जो प्राइस थी वो थी आपकी 100 रुपीज़। तो आपको देखना है कि प्राइस इंडेक्स ये बताता है कि आपकी परसेंटेज प्राइस में कितना चेंज हुआ है, यानी आपकी प्राइस कितने टाइम्स हो चुकी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे ही आप देखोगे तो आपको निकालने तरीका ये होता है कि जो भी आपकी कांस्टेंट प्राइस यानी पिछले साल जिससे आप कंपेरिजन कर रहे हो उसको आप नीचे रख दीजिए, और जो आपकी ऊपर है यानी करेंट ईयर की उसको आप लोग यहाँ रख दीजिए ऊपर साइड में, और यहाँ पे 100 का इंटू निकाल दीजिए। यानी आपको देखना है कितने चेंज हुआ है, यानी इंक्रीजमेंट कितना देखा गया। तो आप देखोगे कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो लगभग 150 यानी 150% हो चुकी हैं। 150% होने का नहीं 150% होने का मतलब है कि वह 1.5 टाइम्स हो चुकी है, यानी अगर वह 100 थी तो 100 का 1/2 और उसमें इंक्रीज हो चुका है, यानी अपने आप में वह वैल्यू 150% हो चुकी है, 150% हो चुकी है। तो प्राइस इंडेक्स आपको यही बताता है। जैसे आप सपोज मान लीजिए कि यह 120 हो गई होती तो आपकी यह बताता कि आपकी जो परसेंट है ना 120 हो गई, यानी 20% इंक्रीज हो गई है। कितना इंक्रीज हो गई है, क्योंकि परसेंट आपका 100 होता है और 120 आ रहा है, तो 20% कहीं ना कहीं आपकी प्राइसेस में क्या देखा गया, इंक्रीजमेंट देखा गया। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या आते हैं, आपको उन न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करना है। अब फटाफट आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, मैं 1 मिनट यहाँ पे रेस कर रहा हूँ थोड़ा सा। इसके न्यूमेरिकल क्या आते हैं, इसी को हम लोग प्राइस इंडेक्स को ही बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, इसी का ही अनदर अल्टरनेटिव नाम होता है जीडीपी डिफ्लेटर।
अब हम बात करते हैं कि अभी हमने आपको बताया करेंट ईयर बेस पे हम कौन सी इनकम निकालते हैं, यानी करेंट ईयर बेस पे हम लोग निकालते थे नॉमिनल जीडीपी निकाला करते थे, और कांस्टेंट ईयर के बेस पे हम लोग नॉमिनल इनकम बोल दो या जीडीपी बोल दो, जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का ही हम लोग प्राइस से इनटू कर दें तो हमारी नेशनल इनकम निकल आती है। और जो कांस्टेंट ईयर पे हम लोग बात करते हैं, कांस्टेंट ईयर पे वो आपकी थी रियल जीडीपी। इसका मतलब है आपका दूसरा फॉर्मूला भी बन जाता है जीडीपी डिफ्लेटर का, कि जो आपकी रियल जीडीपी है जो आपकी नॉमिनल जीडीपी है अपॉन में रियल जीडीपी रखोगे इनटू 100 कर देते तो आपको यहां से एक फॉर्मूला मिल जाता है जो कि जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला हो जाता है। अब आपको ध्यान देना है कि नॉमिनल को हमने ऊपर क्यों रखा, रियल को नीचे क्यों रखा, क्योंकि आपने देखा था कि करंट ईयर प्राइस पे हम लोग नॉमिनल को देखते हैं तो नॉमिनल को ऊपर रख दिया, और कांस्टेंट ईयर के बेस पे हम लोग रियल को नीचे रख देते हैं। और यहाँ से परसेंट का निकालने का तरीका यही है, जैसे हम आपको कह दें कि आपकी सपोज मान लीजिए कि रियल जीडीपी आपको दे रखी थी, रियल जीडीपी आपको दे रखी थी 150 और जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा था 180%, ठीक है, 180% दे रखा था। तो आपको पूछा जाए कि नॉमिनल जीडीपी कितनी होगी, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला आपको क्रिएट करना है। इसका मतलब है कि नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या यहां से बना लोगे आप लोग, नॉमिनल जीडीपी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको रियल जीडीपी का यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर में इनटू कर देंगे, यानी जीडीपी डिफ्लेटर में इनटू कर दोगे रियल जीडीपी का, और अपॉन कर देंगे 100 को। फटाफट देखिएगा कि आपका जीडीपी डिफ्लेटर था 180 यहाँ पे रख दो, इनटू रियल जीडीपी कितनी थी आपकी 150 थी, और अपॉन 100 कर दीजिए, तो यहाँ से आपका नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा, आ जाएगा बहुत ही आसानी से। इससे इसके कैंसिल कर देंगे, जैसे आप देखोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं नॉमिनल जीडीपी आपको देखने को मिल रही होगी कि 15 से जब आप 18 का इंटू करोगे तो कितना आएगा, 270। इसका मतलब 270 की क्या है आपकी नॉमिनल जीडीपी आ रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्राइसेस हैं वो है कितना टाइम्स हो चुकी हैं, रियल यानी 150 था और नॉमिनल 270 आ रहा है। इसका मतलब प्राइसेस आपकी लगभग डबल होने को है, जो कि आपका जीडीपी डिफ्लेटर ये बता रहा था कि आपकी प्राइसेस जो है वो 100 से 180 यानी 80% इंक्रीज हुई है, 80% का इंक्रीजमेंट देखा जा रहा था। यानी आपकी जो इसमें नॉमिनल जीडीपी है वह भी कितनी होगी रियल जीडीपी से, लगभग 80% की इंक्रीज देखी जाएगी। तो उम्मीद है कि यह आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और यह आपका नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करने से संबंधित था वो आपका लगभग लास्ट टॉपिक था। और इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिसको आप लोग को लिखना है, वो थी प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग टू कैलकुलेटिंग जीडीपी, या हम जिसको बोल सकते हैं कि आपको जीडीपी कैलकुलेट करते समय किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनको जिनको आप अवॉइड करते हो। तो फटाफट इसका आप लोग आंसर दे सकते हैं कि हम लोग जैसे देखते हैं कि जो प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्ड नहीं किए जाते। अब प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है मैंने आपको 5000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, आपने किसी और व्यक्ति को कर दिए, उस व्यक्ति ने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक ट्रांसफ़र जो प्योरली फाइनेंशियल है उसका कहीं इनकम का सोर्स नहीं है, आप लोग ट्रांसफ़र इनकम के रूप में इसको देखते हो। इसलिए जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे बैंकों के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं वह आपकी जीडीपी में ऐड नहीं किए जाते हैं। और भी क्या हो सकती है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद करना है, लिखना है, और यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप इस बार रिटन टेस्ट होना है, रिटन एग्जाम होना है। तो उम्मीद है कि इस बात को आप लोग समझोगे और आगे बढ़ोगे। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं, और देखते रहिए, और जो इसके चैप्टर्स हैं नेक्स्ट चैप्टर आपको जल्दी मिलने वाला है। थैंक यू।